हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भैया थर्मोडायनेमिक्स का नेक्स्ट लेक्चर हम देखने जा रहे हैं। चैप्टर ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीशन की तरफ है, चैप्टर खत्म होने वाला है। एंट्रोपी निकालना हम सीख रहे थे। एंट्रोपी के बाद में एक फंक्शन और पढ़ेंगे जो कि डेल्टा जी है, गिब्स फ्री एनर्जी। इसके बाद देखो, वैसे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आता है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है उससे हम क्या करते हैं कि एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं। जनरली सॉलिड और लिक्विड के लिए वो एंट्रोपी कैलकुलेशन का ही एक तरीका होता है थर्ड लॉ में। लेकिन भैया थर्ड लॉ जो है ना वो सिलेबस से हटा दिया है, नीट के सिलेबस से जो कट कर दिया। तो हम केवल डेफिनेशन पढ़ेंगे, थर्ड लॉ होता क्या है केवल इतना पढ़ेंगे। बाकी जो स्टेटमेंट जो है वो आपको याद रखना है। और एक जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वो भी जो है वो हम देखेंगे। तो भैया देखो, क्या एंट्रोपी की बात हम कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी एंट्रोपी चेंज फॉर एनी केमिकल। जो भी कोई गैस है ना, गैस के लिए एंट्रोपी चेंज देखा था कि कोई गैस है और गैस की स्टेट को हम बदल रहे हैं, किसी भी प्रोसेस के थ्रू गैस की स्टेट को बदल रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए एंट्रोपी चेंज हम कैसे कैलकुलेट करें, तो ये चीज हमने लास्ट क्लास में देखी थी। अब आप देखना जरा कि नेक्स्ट हमारे पास जो एंट्रोपी कैलकुलेशन का ही अगला पॉइंट है कि एंट्रोपी कैलकुलेशन, एंट्रोपी चेंज या एंट्रोपी चेंज फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, ठीक है। ठीक है भैया, देखो जरा कि सॉलिड और लिक्विड के लिए एंट्रोपी चेंज हम कैसे कैलकुलेट करें। कि मान लो कोई सॉलिड है, जैसे ये सॉलिड है, अब इसका टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया मान लो, तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एंट्रोपी चेंज होती है। एंट्रोपी क्या होती है, हम बोलते हैं बढ़ती है। तो अब जो है वो एंट्रोपी चेंज हम कैसे कैलकुलेट करें ये हमें सीखना है। तो एंट्रोपी कैलकुलेट करने का एक ही तरीका कि हम बोलेंगे डेल्टा एस इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाय टी। और स्टेट चेंज हो रही है तो स्टेट चेंज के दौरान जो भी स्टेट चेंज हो रही है उसके दौरान इसको क्या कर दो, एक तरीके से इंटीग्रेट कर दो। और फ्लोट ये कहता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि डेल्टा ई इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम बात कर रहे हैं तो ये आ जाएगा क्यू रिवर्सिबल प्लस डब्ल्यू, ठीक है। तो यहां से अगर मैं क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा अपने पास, इसको डीई लिख दूं और ये आएगा माइनस डब्ल्यू। तो माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी होता है, तो इसको मैं प्लस पी डीवी लिख सकता हूं। क्लियर बात। अब भैया होता यह है कि फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, जो भी सॉलिड होते हैं और जो भी लिक्विड होते हैं ना, उनके लिए हमें यह पता है कि जो डीवी की वैल्यू होगी अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी, जीरो होगी। उनके लिए डीवी जो है वो जीरो होगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने पर यह है। तो प्रेशर अगर आप इस पर बढ़ा दोगे तो इसका चेंज इन वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, जीरो आएगा। तो यहां पर ऐसा ही है, डीवी की वैल्यू नियरली कितनी होगी, जीरो होगी। और डीवी की वैल्यू अगर जीरो होगी तो यहां पर मैं ये बोलूंगा कि क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, ये एक तो डीई के इक्वल आ जाएगी। दूसरी चीज कि यहां पर हमें यह भी पता है इनके लिए सीपी और सीवी नियरली इक्वल होते हैं। इसको जो वो हम क्या करते हैं, सी से इंडिकेट करते हैं कि इनके लिए हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर दोनों की वैल्यू ऑलमोस्ट क्या होती है, सिमिलर होती है, क्योंकि इनकंप्रेसिबल होते हैं, कंप्रेस नहीं होते हैं। लगभग जो है वो आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम ऑलमोस्ट उतना ही रहेगा, ठीक है। तो अब देखना जरा कि वैल्यूज हम पुट करते हैं। तो डेल्टा एस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू वी और क्यू रिवर्सिबल, क्यू रिवर्सिबल की जगह मैं लिख सकता हूं डीई बाय और टी। और हमें यह पता है कि डीई होता है एन सी डेल्टा टी डिवाइड बाय टी, ठीक है। कि भाई इसको सीवी को मैंने कितना लिख दिया, सी लिख दिया, ठीक है। और एन सी ये दोनों चीजें कांस्टेंट है, तो डेल्टा एस इक्वल टू एन सी। और इसको आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा T1 से लेके T2 तक। कहने का मतलब यह है कि सॉलिड और लिक्विड के लिए, सॉलिड या लिक्विड सब्सटेंस के लिए एंट्रोपी जो है वो केवल तभी चेंज होगी जब आप टेम्परेचर चेंज करोगे, ठीक है। तो यहां पर जो इसका इंटीग्रेशन आपको आता ही है, डेल्टा एस इक्वल टू डायरेक्टली लिख रहा हूं, ये आ जाएगा एन सी एल एन T2 बाय T1। दिस इज अप्लीकेबल फॉर एनी सॉलिड और लिक्विड, किसी भी सॉलिड या लिक्विड के लिए ये चीज अप्लीकेबल है। अगर आपको सॉलिड या लिक्विड का एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना है कि टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया और टेम्परेचर बढ़ाने पर एंट्रोपी चेंज कितना आया, तो आपको यही लगाना है, डेल्टा एस इक्वल टू एन सी एल एन T2 बाय T1। क्लियर है बात। तो भैया दिस इज एंट्रोपी चेंज फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक। और नेक्स्ट जो है ना, ये देखो सॉलिड और लिक्विड का जो नीट के लिहाज से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, नहीं पूछा गया आज तक, और जो है वो आगे भी जो है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं एंट्रोपी चेंज फॉर फेज चेंज, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले पिछली क्लास में हमने जो देखा था ना, एंट्रोपी चेंज फॉर एनी आइडियल गैस, ठीक है, अंडरगोइंग इन एनी प्रोसेस, ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, ठीक है। तो यहां पर आप देखना जरा, नेक्स्ट इज एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज
इन फेज चेंज। ठीक है कि भाई फेज चेंज में हमें एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना है, एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज चेंज, कि फेज चेंज हो गई कि जैसे लिक्विड से सॉलिड में बदल गया या सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, वेपर में, तो फेज चेंज जब हुई तो एंट्रोपी चेंज हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखना जरा कि फेज चेंज कैसे कैसे हो सकती है। तो लिक्विड से सॉलिड बन सकता है, सॉलिड से लिक्विड बन सकता है, लिक्विड से गैस या गैस से लिक्विड बन सकता है, फेज चेंज कैसे भी हो सकती है। ठीक है, तो पहले तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि जो फेज चेंज है, कभी भी फेज चेंज अगर इसके कन्वर्जन टेम्परेचर पर हो रहा है या यू कहो ट्रांजिशन टेम्परेचर पर अगर फेज चेंज हो रहा है, तो वहां पर जो एंट्रोपी जो चेंज होगा ना, उसको हम एक ट्रांजिशन टेम्परेचर पर जब भी फेज चेंज होता है तो इसको हम एक रिवर्सिबल प्रोसेस कंसिडर करते हैं। ठीक है, कि फेज चेंज एट, है ना, फेज चेंज एट ट्रांजिशन टेम्परेचर, ट्रांजिशन टेम्परेचर। अब ट्रांजिशन टेम्परेचर यहां पर क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, या ट्रांजिशन पॉइंट। ट्रांजिशन पॉइंट, दिस इज फॉर ट्रांजिशन पॉइंट फॉर एलोट्रोपिक कन्वर्जन, एलोट्रोपिक कन्वर्जन, एलोट्रोपिक कन्वर्जन। ठीक है, तो भैया ये देखो जरा कि ये हमारे पास एक तरीके से ट्रांजिशन पॉइंट का मतलब है कि फेज चेंज एट ट्रांजिशन पॉइंट या ट्रांजिशन टेम्परेचर will be considered as reversible process, reversible process। तो इसको जो है वो हम कैसा मानते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस मानते हैं। ठीक है भैया, रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। अब रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया तो इससे क्या जो है वो कंक्लूजन निकलेगा, तो हम ये बोलेंगे कि फेज चेंज में आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो लिक्विड से गैस में बदल रहा है, तो लिक्विड से गैस में बदलने के लिए आपको कुछ ना कुछ हीट देनी पड़ेगी, जो भी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी वही क्या होगा, क्यू रिवर्सिबल होगा। और हमें अगर एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना है तो उसका एक ही तरीका, क्यू रिवर्सिबल बाय टी, उसका एक ही तरीका होता है। तो मैं ये बोलूंगा कि भाई इन दिस केस जो भी एंथैल्पी चेंज होगा ना, वही किसके इक्वल आएगा, वही जो क्यू रिवर्सिबल के इक्वल आएगा। इन दिस केस the enthalpy change will be equal to Q reversible। ठीक है, यानी कि मैं ऐसा बोलूंगा कि Q रिवर्सिबल जो होगा ये इक्वल होगा डेल्टा H। ठीक, इसके इक्वल हो जाएगा, है ना, क्योंकि भाई क्यू रिवर्सिबल क्या है कि रिवर्सिबली जितनी भी हीट रिलीज करी या एब्जॉर्ब करी गई वही क्यू रिवर्सिबल है। और दूसरा क्यू रिवर्सिबल इक्वल टू डेल्टा एच। डेल्टा एच क्या है कि भाई जब भी लिक्विड से सॉलिड में बदला, सॉलिड से जो है वो गैस में बदला या लिक्विड में बदला, तो डेल्टा एच क्या है कि जितनी भी हीट का लेन देन चल रहा है वही डेल्टा एच है। तो अब आप यहां पर समझना जरा कि इसको तो मैं बता रहा हूं, ये तो हमने पढ़ लिया है, तो इसी पर हमें कंसिडर करना है भैया, बहुत ही फोकस से पढ़ना है इसको। हाँ जी, देखो कि जैसे हमारे पास ऐसा है कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है कोई सब्सटेंस, सॉलिड से लिक्विड। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम फ्यूजन बोलते हैं, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना। ठीक है, और सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, सिस्टम को देनी पड़ेगी हीट। तो यहां पर जितनी हीट देनी पड़ रही है इसको हम बोल रहे हैं डेल्टा एच फ्यूजन। ठीक, और आपको पूछ लिया इस दौरान एंट्रोपी चेंज कितना होगा, तो हमें तो ये चाहिए, देखो डेल्टा एस फ्यूजन इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाय टी। अब यार क्यू रिवर्सिबल बाय टी, क्यू रिवर्सिबल तो किसके इक्वल है, डेल्टा एच के इक्वल है। तो यहां पर मैं बोलूंगा ये हो जाएगा डेल्टा एच फ्यूजन डिवाइड बाय टी। अब ये टी कौन सा है भैया, ध्यान से देखो जरा, मैंने कहा ये ट्रांजिशन टेम्परेचर या मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट, ये सारा सब कुछ होगा। तो सॉलिड से लिक्विड जो बदलेगा तो दिस इज मेल्टिंग पॉइंट। ये लो जी, ये डेल्टा एस आ गया। जैसे मान लो आपको ये दे दिया लिक्विड से जो है वो वेपर बन रही है, ठीक है, तो दिस इज वेपोराइजेशन, ठीक है। तो यहां पर जो है वो हम बोलेंगे डेल्टा एच, ठीक, वेपोराइजेशन। जो भी हीट यहां पर इन्वॉल्व होगी ना,
कि जितनी भी हीट आपने दी, जनरली डेल्टा एच हम पर मोल के लिए बताते हैं, 1 मोल के लिए बताते हैं, तो डेल्टा एच की वैल्यू आपको पर मोल के लिए जो है वो दी हुई होगी क्वेश्चन में। अगर ये पर मोल के लिए दी है और पर मोल के अलावा किसी और क्वांटिटी के लिए अगर आपको पूछे तो आपको तो 1 मोल के लिए डेटा गिवन है, तो उस n मोल के लिए डेटा जो भी गिवन होगा उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे एक एग्जांपल से इसको हम समझेंगे, तो यहां पर मुझे बताओ डेल्टा एस वेपोराइजेशन विल बी इक्वल टू डेल्टा एच वेपोराइजेशन, और नीचे क्या आ जाएगा टेम्परेचर, और ये कहां है बॉइलिंग पॉइंट पर। ठीक है, तो ये हमारे पास डेल्टा एस वेपोराइजेशन। ये ध्यान में रखना कि यहां पर जो है ना, इसको रिवर्सिबल हम तभी कंसिडर करते हैं जब ये बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट या ट्रांजिशन टेम्परेचर पर, ट्रांजिशन पॉइंट पर होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि कहीं अगर मैं ऐसा बोलूंगा कि लिक्विड जो है ये सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग, है ना, फ्रीजिंग। ठीक, तो अब यहां पर जो है ना, हम ये बोलेंगे कि डेल्टा एस फ्रीजिंग कितना आएगा, डेल्टा एस फ्रीजिंग। तो भैया हमें तो क्या चाहिए, डेल्टा एच फ्रीजिंग चाहिए, तो डेल्टा एच फ्रीजिंग डिवाइड बाय टी। अब देखो जरा कि सॉलिड जो है वो एक तरीके से लिक्विड सॉलिड में बदल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब होता यह है कि जो डेल्टा एच फ्रीजिंग है ना, ये इक्वल होता है नेगेटिव ऑफ डेल्टा एच फ्यूजन के। कैसे, कि अगर जो है वो ध्यान दो जरा कि सॉलिड को लिक्विड में बदलने के दौरान अगर इतनी हीट आपने दी है, तो जब लिक्विड वापस से सॉलिड में बदलेगा तो इतनी ही हीट वापस से एब्जॉर्ब होगी या रिलीज हो जाएगी। ठीक है, कि मैं ये बोल रहा हूं कि सॉलिड को लिक्विड में बदला तो आपने इतनी हीट जो है वो सिस्टम में सप्लाई करी, इतनी हीट आपको डेल्टा एच फ्यूजन के इक्वल हीट देनी पड़ रही है। तो जब लिक्विड वापस से सॉलिड में बदलेगा तो इतनी ही हीट वापस से क्या होगी, रिलीज होगी। दोनों की वैल्यूज बराबर होती है, प्लस माइनस होता है। जैसे यहां पर मेल्टिंग पॉइंट मान लो आइस और वाटर का केस है, तो मेल्टिंग पॉइंट, आइस का मेल्टिंग पॉइंट भी 0 डिग्री और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी कितना है, 0 डिग्री। तो फ्रीजिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट सेम हो गए ना। तो ठीक वैसे ही जो है वो होता है, ये मैग्नीट्यूडली डेल्टा एच फ्रीजिंग और डेल्टा एच फ्यूजन, इन दोनों की वैल्यूज क्या होती है, किसी एक सब्सटेंस के लिए हमेशा इक्वली होती है, प्लस माइनस का डिफरेंस होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज चेंज। क्लियर है बात। तो भैया ये है। अब अगर हम यहां से क्वेश्चंस देखना चाहें तो देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्योंकि जरूरी टॉपिक है, क्वेश्चन साथ में हो जाए तो ज्यादा बेटर है। देखो कि क्वेश्चन जो है वो, जैसे आपको एक क्वेश्चन मैंने दिया है, कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज इन वेपराइजेशन ऑफ ये कुछ डेटा आपको गिवन है, वेपराइजेशन ऑफ, दिस इज 1.8, ओके, 1.8 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। क्वेश्चन है कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज इन वेपराइजेशन ऑफ 1.8 ग्राम ऑफ वाटर इफ एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज, ठीक है। ये आपको वैल्यू दी है 37.3 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और आपको जो है वो टेम्परेचर अगर मेंशन नहीं कर रखा है ना, या फिर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इज 37.3 किलो जूल पर मोल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको जो भी एक तरीके से एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है, तो जो भी टेम्परेचर मेंशन है कि डेल्टा एच की वैल्यू इस टेम्परेचर पर है, इसी टेम्परेचर पर आपको डेल्टा एस कैलकुलेट करना है। तो देखो स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है कि H2O लिक्विड है और H2O लिक्विड से क्या बन रहा है, H2O वेपर बन रही है, ठीक है। और इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है कितनी, 37.3 किलो जूल पर मोल। अब कई बार जो है वो ध्यान रखना कि कुछ एक अपने पास एंथैल्पीज या कुछ एक हीट ऐसी होती है जिसके लिए अंडरस्टूड है कि ये पॉजिटिव होगा, कि जैसे ये है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन,
तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन मेरे भाई हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव ही होती है, ठीक है। अगर मान लो यही दे देता एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा, आपको हमेशा हीट देनी ही पड़ेगी। तो यहां पर हम ये बोलेंगे कि H2O लिक्विड को H2O वेपर में कन्वर्ट कर दिया, डेल्टा H किलो जूल पर मोल के लिए इतनी वैल्यू दे रखी है, तो डेल्टा S निकालने का तरीका डेल्टा H डिवाइड बाई T, ठीक। और क्योंकि हम ये काम कर रहे हैं कहां पर, बॉइलिंग पॉइंट पर, तो बॉइलिंग पॉइंट पर जो है वो डेल्टा H की वैल्यू आपको दे रखी है 37.3 किलो का मतलब हो गया 1000 डिवाइड बाय टेम्परेचर जो है वो हो गया 100 डिग्री यानी कि 373, तो वैल्यू विल बी 100, ठीक है। ये आएगी जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। ये तो एक मोल के लिए एंट्रोपी चेंज आया कि एक मोल वाटर का वेपराइजेशन होगा तो एंट्रोपी चेंज कितना होगा, तब तो एंट्रोपी चेंज मेरे भाई इतना होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं ना एन मोल के लिए, तो अब इसको एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको यहां पर 1.8 ग्राम जो है वाटर के लिए वैल्यू पूछी है, तो मैं लिखूंगा कि 1.8 ग्राम का मतलब 0.1 मोल ऑफ वाटर, ठीक। तो मेरे पास डेल्टा एस की वैल्यू आ जाएगी 0.1 मोल के लिए कितना, 10 जूल पर केल्विन, है ना। तो ये हमारे पास जो एक तरीके से डेल्टा एस की वैल्यू आएगी, ठीक। भैया देखो जरा कि स्टेट चेंज से बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, ठीक है। ये है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन या फिर यू कहो कि एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग स्टेट चेंज। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी के जैसा एक क्वेश्चन हम और लेंगे कि मान लो कई बार जो है ना कि जैसे अगर आपको यहां पर तो जो है वो ये क्या है, ये वाटर का जो है वो एक तरीके से बॉइलिंग पॉइंट है, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट पर दे रखा है, तो अपन प्रोसेस को रिवर्सिबल कंसिडर करते हैं। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट के अलावा कुछ और टेम्परेचर है, तो फिर वहां पर हम कैसे जो वो एक तरीके से एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करें। तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन और करते हैं, देखिएगा। हाँ तो देखो कि जैसे आपको ये बोला है 4 ग्राम ऑफ लिक्विड O2 is converted into solid O2, ठीक है। if enthalpy of fusion for solid O2 is 1000 calorie per mole and conversion of liquid O2 occurs at its freezing point 80 केल्विन, ठीक है। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट पर हो रहा है, 80 केल्विन पर हो रहा है। देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस सिस्टम, ठीक है, कोमा डेल्टा एस सराउंडिंग कोमा डेल्टा एस टोटल, ठीक है, इफ टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज 300 केल्विन। देखो जरा ये क्वेश्चन है, कहने का मतलब देखो कन्वर्जन तो जो है यहाँ पर एक तरीके से फ्रीजिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, जो भी पॉइंट ट्रांजिशन पॉइंट जो है उसी पर दे रखा है, कन्वर्जन तो वहीं पर हो रहा है। लेकिन यहां पर सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर अलग अलग है और आपको डेल्टा एस टोटल कैलकुलेट करना है। सिस्टम सराउंडिंग दोनों का टेम्परेचर अगर अलग अलग है तो वास्तव में ये प्रोसेस जो वो एक इरिवर्सिबली कंसिडर किया जाएगा, है ना। क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस में तो क्या होता है, दोनों के बीच में हम बोलते हैं हर एक पॉइंट पर इक्विलिब्रियम रहता है, तो दोनों का टेम्परेचर बराबर होना चाहिए था। तो अब यहां पर जो है वो हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही आसान सा काम जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक वैसा ही है। आप देखना जरा, कोई नई चीज नहीं है कि O2 है, ठीक है, लिक्विड है, इसको कन्वर्ट कर दिया O2 सॉलिड में, ठीक। अब पहले तो मुझे बताओ कि आपको क्या क्या दे रखा है। देखो 4 ग्राम O2
यानी कि जो भी डेटा गिवन होगा वो हमें कितने मोल के लिए निकालना पड़ेगा, वो हमें 1/8 मोल के लिए निकालना पड़ेगा। तो इसके मोल निकाल लेते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मोल आ गए कितने, 1/8। तो हमें जो भी कैलकुलेशन करनी है वो 1/8 मोल के लिए करती है, पहली बात। तो दूसरी बात आप देखो, डेल्टा एच फ्यूजन फॉर सॉलिड O2, क्या O2 जब लिक्विड में कन्वर्ट होगी, ठीक है, तो इतनी हीट आपको देनी पड़ेगी, 1000 कैलोरी पर मोल हीट देनी पड़ेगी। तो मुझे बताओ जब लिक्विड O2 में कन्वर्ट होगा तो इसका डेल्टा एच जो होगा ना वो कितना होगा, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 1000 कैलोरी पर मोल। माइनस का 1000 कैलोरी पर मोल क्यों, क्योंकि भाई जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो 1000 कैलोरी की एनर्जी जो है वो आपको देनी पड़ रही है। तो जब लिक्विड वापस से जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो जो है वो 1000 कैलोरी पर मोल हीट जो है वो क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। ये अभी मैंने जस्ट आपको बताया था। तो ठीक वही बात है, ठीक है। चलो डेल्टा एच आ गया, तो डेल्टा एस हम कैलकुलेट कर लेते हैं, डेल्टा एच डिवाइड बाई टी, है ना। और क्योंकि ये तो फ्रीजिंग पॉइंट पर ही हो रहा है तो यहां पर तो हम जो है फ्रीजिंग पॉइंट पर है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो डेल्टा एस सिस्टम ये तो आ जाएगा भैया, डेल्टा एच कितना है 1000 और माइनस का है, डिवाइड बाय टी कितना है 80, ये कैंसिल हो गया। तो ये तो हमारे पास 25/2 माइनस का 25/2 और ये आया कैलोरी पर केल्विन। लेकिन ये तो आया है 1 मोल, ये तो 1 मोल के लिए आया है और हमें तो कितने मोल के लिए कैलकुलेट करना, 1/8 मोल के लिए। तो मैं यूं लिखूंगा कि 1/8 मोल O2, ठीक है। तो डेल्टा एस ये हमारे पास, या डेल्टा एस सिस्टम, ये वैल्यू आ गई कितनी, ये आ जाएगी 25 माइनस का डिवाइड बाई 2 इंटू 1/8, तो ये हो जाएगा 16 कैलोरी पर केल्विन। चलो ठीक है, ये तो आ गया, इतना तो हमने कर लिया। अब हमें तो डेल्टा एस सिस्टम के साथ डेल्टा एस सराउंडिंग भी निकालना है। तो आप देखो डेल्टा एस सराउंडिंग हम कैसे निकाले, तो डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू, हम ये बोलेंगे, अब ध्यान से देखो, क्यू रिवर्सिबल सराउंडिंग डिवाइड बाय टी सराउंडिंग। मैं ऐसा ही बोलूंगा कि अगर डेल्टा एस सराउंडिंग निकालना चाहते हो तो क्यू रिवर्सिबल सराउंडिंग डिवाइड बाय टी सराउंडिंग। और भाई रिवर्सिबल, अब मैंने आपको कहा था कि सिस्टम में चाहे प्रोसेस रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, ठीक है, आपको हमेशा क्या करना है, आपको हमेशा जो भी सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में हम प्रोसेस को हमेशा कैसा मानते हैं, रिवर्सिबल ही मानते हैं। अब यहां पर हुआ क्या है, हुआ यह है कि सिस्टम ने इतनी हीट रिलीज करी है, कितनी, डेल्टा एच माइनस 1000 कैलोरी पर मोल की हीट सिस्टम ने रिलीज करी है। तो मुझे बताओ सराउंडिंग ने कितनी हीट एब्जॉर्ब करी होगी, इतनी ही हीट सराउंडिंग ने एब्जॉर्ब करी है। तो वास्तव में क्यू रिवर्सिबल सराउंडिंग, बस यही समझाना था इस क्वेश्चन के जरिए मुझे, कि ये आ जाएगा प्लस 1000 कैलोरी पर मोल, ठीक है। तो यहां पर डेल्टा एस सराउंडिंग ये वैल्यू जो है वो हमारे पास आएगी कितनी, 1000 कैलोरी पर मोल है, और डिवाइड बाय टी सराउंडिंग है कितना, 300 केल्विन। तो ये हमारे पास आ गया 10/3, ये आएगा कैलोरी पर केल्विन। ये हमारे पास डेल्टा एस सराउंडिंग की वैल्यू आ गई, ठीक। फिर देखो जरा कि ये अगेन दिस इज फॉर 1 मोल, तो फॉर 1/8 मोल, तो 1/8 मोल के लिए वैल्यू कितनी आएगी, तो डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू, ये आ जाएगा भैया अपने पास 10/24, है ना, जूल पर या कैलोरी पर केल्विन, ठीक। और डेल्टा एस टोटल, तो डेल्टा एस टोटल इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। तो सिस्टम के लिए तो कितना है अपने पास वैल्यू, ये तो सिस्टम के लिए तो आई थी माइनस का 25/16, और ये वैल्यू आ गई अपने पास 10/24। ये लो जी, ये हमारे पास टोटल आ गया डेल्टा एस टोटल की वैल्यू, ठीक। अब समझना, क्या आप कहोगे कि सर डेल्टा एस टोटल तो बराबर 0 होता है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग, है ना, जितना डेल्टा एस सिस्टम का आया उतना ही डेल्टा एस सराउंडिंग का आता है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस होता है। तो यहां पर ये 0 क्यों नहीं आ रहा है भैया, वास्तव में यहां पर जो है वो क्या हो रहा है ना, कि वास्तव में सिस्टम और सराउंडिंग का दोनों का टेम्परेचर क्या क्या है, अलग अलग है। क्या सिस्टम जो है, सिस्टम जब स्टेट को चेंज कर रहा है या जब प्रोसेस हो रहा है तब तो टेम्परेचर 80 केल्विन है, लेकिन सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, 300 है। तो वास्तव में ओवरऑल जो प्रोसेस है ना वो इरिवर्सिबल है, और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए दोनों का सम जो है 0 नहीं आता, ग्रेटर देन 0 आता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक वैसा ही है, सिस्टम सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज अलग क्यों आ रहा है, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर क्या है, अलग अलग है। क्लियर है बात। तो भैया दिस इज ऑल अबाउट एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज चेंज। थोड़ा सा हम इसी पर आगे बढ़ते हैं, एक और पॉइंट हम पढ़ते हैं, एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन। देखिएगा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एंट्रोपी चेंज हम कैसे कैलकुलेट करें। बहुत ही आसान सा काम है भैया, कोई मुश्किल नहीं है।
इसको मिटा रहा हूं। हाँ जी, देखो नेक्स्ट है एंट्रोपी चेंज इन एनी केमिकल रिएक्शन। ठीक है कि भैया जी कोई केमिकल रिएक्शन है और किसी केमिकल रिएक्शन के लिए हमें एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना है कि डेल्टा एस की वैल्यू केमिकल रिएक्शन के लिए कैसे कैलकुलेट करें। तो इसके लिए ध्यान में रखो कि कोई रिएक्शन है जैसे N1A प्लस N2B इज कन्वर्टिंग इनटू N3C प्लस N4D, ये इस तरह की कोई रिएक्शन है। अब इसके लिए अगर आपको एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना है, डेल्टा एस रिएक्शन ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसके लिए जो आपको एक ध्यान में रखना है कि टोटल मोलर एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल मोलर एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, ये मोलर एंट्रोपी ही गिवन होती है। एक चीज मैं बता देता हूं, जो भी एंट्रोपी होती है वो हमेशा पर मोल के लिए ही आपको गिवन होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक तरीके से डेल्टा एस की जो है वो वैल्यू निकालने का तरीका रहेगा। जैसे इसी रिएक्शन के लिए अगर ये मुझे एक्सप्रेशन लिखना है तो डेल्टा एस रिएक्शन इज इक्वल टू, मैं यहां पर ऐसा बोलूंगा कि मोलर एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट साइड को ना आपको सी के लिए मोलर एंट्रोपी गिवन होगी, यानी एक मोल के लिए वैल्यू गिवन होगी। तो एक मोल के लिए मान लो वैल्यू इतनी है, कितनी है, एस एम है। सी के एक मोल के लिए वैल्यू एंट्रोपी की इतनी है, तो N3 मोल के लिए कितनी हो जाएगी, N3 इंटू एस एम इंटू सी, प्लस इसके लिए मैं बोलूंगा एस एम इंटू डी, ये एक मोल के लिए है, तो यहां पर N4 मोल के लिए कितनी हो जाएगी, इंटू N4। तो ये तो आ गया टोटल एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। तो वही ए के एक मोल के लिए एंट्रोपी चेंज है इतना, या एंट्रोपी की वैल्यू है इतनी, तो N1 मोल के लिए एंट्रोपी की वैल्यू हो जाएगी इंटू N1। ठीक, प्लस बी के एक मोल के लिए वैल्यू है अपने पास इतनी, तो N2 मोल के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। ये हमारे पास डेल्टा एस रिएक्शन जो है उसकी वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, तो किसी भी रिएक्शन के लिए अगर टोटल एंट्रोपी चेंज आपको निकालना हो इस तरीके से निकाल लेंगे। कई बार जो क्वेश्चन में क्या करता है, आपको डेल्टा एच दे देगा, जैसे इस रिएक्शन का डेल्टा एच जो है वो डेल्टा एच आर है। ठीक, जो भी एंथैल्पी चेंज हुआ रिएक्शन में उसकी वैल्यू कितनी है, डेल्टा एच आर है। तो आपको ये पूछ लेगा कि डेल्टा एच आर, तो रिलेशन ये होगा डेल्टा एस आर, यानी कि रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज इक्वल टू, अभी हमने देखा डेल्टा एच रिएक्शन या जो भी है डेल्टा एच आर व्हाटएवर, ठीक है, डिवाइड बाय टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। तो कई बार आपको डेल्टा एच देके, आपको मोलर एंट्रोपीज की वैल्यू देके, आपको रिएक्शन का टेम्परेचर जो है ना वो पूछ लेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से किसी भी रिएक्शन के दौरान एंट्रोपी चेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन इस पर ले लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखना जरा, इसको मिटा रहा हूं मैं, या यहीं पर साइड में जो एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन ऐसा है, हाफ x2 प्लस हाफ y2 इज कन्वर्टिंग टू xy। ठीक है, आपको ये बोल रखा है इफ sm ऑफ x2, sm ऑफ y2 और sm ऑफ xy, ये वैल्यूज आपको जो है वो गिवन है। ठीक है, और ये वैल्यू जो है वो इस तरीके से गिवन है कि x2 के लिए जो वैल्यू है ये है 100, दिस इज इन जूल पर केल्विन। y2 के लिए वैल्यू है 80, ये भी है भैया जूल पर केल्विन। ठीक है, और जो xy है इसके लिए वैल्यू आपको गिवन है 20 और ये है जूल पर केल्विन। ठीक, इसके अलावा आपको इसका डेल्टा एच दे रखा है, डेल्टा एच रिएक्शन के लिए, और डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है माइनस का 40 किलो जूल। ठीक है, ये आपको डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है, मेरे ख्याल से जो है वो आपको नजर आ रहा होगा, फिर मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ लिख देता हूँ। डेल्टा एच इज गिवन एज डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। ठीक है, डेल्टा एच रिएक्शन के लिए ये दे रखा माइनस का 40 किलो जूल। ठीक है, आपको ये बोला है कि कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। आपको रिएक्शन का जो टेम्परेचर है ना ये कैलकुलेट करना है। तो रिएक्शन का टेम्परेचर चेक करने के लिए अभी मैंने आपको कहा था
कि ये रिलेशन होता है हमारे पास डेल्टा एस रिएक्शन इक्वल टू डेल्टा एच डिवाइड बाई टी। तो मैं ये कहूँगा कि डेल्टा एस रिएक्शन आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए डेल्टा एस रिएक्शन का एक्सप्रेशन मुझे बताओ कैसे लिखूं। तो मैं लिखूंगा, देखो जरा, एंट्रोपी, मोलर एंट्रोपी ऑफ एक्स वाई माइनस, इधर तो एक ही मोल है इसका, है ना, और इधर इसका मोल है आधा, तो हाफ इंटू मोलर एंट्रोपी ऑफ x2, ठीक है, प्लस हाफ इंटू मोलर एंट्रोपी ऑफ y2। देख लो जरा कि ये एक्सप्रेशन बनेगा अपने पास, और इस एक्सप्रेशन के थ्रू ही हम क्या करेंगे, एक तरीके से एंट्रोपी जो है वो कैलकुलेट करेंगे। देखो कैसे, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 20 माइनस हाफ, और इसकी वैल्यू x2 के लिए वैल्यू है कितनी, 100 प्लस हाफ, एसएम के मतलब y2 के लिए वैल्यू है कितनी, 80, तो ये आ गई 80। सॉल्व करते हैं इसको, तो 20 माइनस ये आएगा कितना, 50, और ये कितना आएगा 40, तो कितना आ गया 90, तो 90 माइनस 20, है ना, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 70 जूल पर केल्विन। ये तो आया एंट्रोपी चेंज। फिर तो भैया ये जो है वो अपने पास है कितना, -70, और इसको अगर आप आगे सॉल्व करोगे कि डेल्टा एस रिएक्शन ये इक्वल है डेल्टा एच रिएक्शन डिवाइड बाय टी रिएक्शन, हमें तो टी रिएक्शन ही तो कैलकुलेट करना था, तो यहां से टी रिएक्शन का जो टेम्परेचर है, डेल्टा एच की वैल्यू तो दे रखी है -40 किलो का मतलब 1000, और डिवाइड बाय डेल्टा एस हमारे पास आया -70, तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आएगी अपने पास 571.4 केल्विन के आसपास। ठीक है, तो यही टेम्परेचर है किसका, रिएक्शन का। किसी भी रिएक्शन से रिलेटेड आपको जो है वो हमेशा इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा, एंट्रोपी से रिलेटेड। ठीक है, जैसे भैया एक क्वेश्चन हम और करते हैं इस पर, या चलो इस पर क्वेश्चन करेंगे हम। अभी जो डेल्टा जी का फंक्शन पढ़ लेंगे ना, हम गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ेंगे, तो हम इस पर और क्वेश्चन कर लेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा सा अलग है, रिएक्शन से रिलेटेड तो नहीं है, एंट्रोपी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। आपने पहले जो है हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा। देखो जरा, हाँ जी, जैसे क्वेश्चन आपको ऐसा दिया है कि एक प्रोसेस है, ए से बी, बी से सी और सी से डी। ठीक है, और आपको ये बोल रखा है कि इफ डेल्टा एस ए से बी, ये वैल्यू गिवन है जैसे 40 एंट्रोपी यूनिट, EU मीन्स एंट्रोपी यूनिट। ठीक है, डेल्टा एस बी से सी, ये वैल्यू दिया गिवन है -80 एंट्रोपी यूनिट, और डेल्टा एस डी से सी, है ना, डी से सी, ये वाली वैल्यू आपको गिवन है मान लो -20 EU। तो फिर आपको बोला है कि देन कैलकुलेट डेल्टा एस ए से डी, आपको ये वैल्यू बतानी है कि डेल्टा एस ए से डी कितना होगा। ठीक है, तो भैया देखो जरा कि जो एंट्रोपी होती है ना, वो एक स्टेट फंक्शन है, वो पाथ पर तो डिपेंड करती नहीं है। तो आपको ए से डी के दौरान एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना है, तो आप ए से डी भले ही जो है वो अलग अलग स्टेप से होते हुए ए से डी चले जाओ, चाहे डायरेक्टली आप ए से डी चले जाओ, दोनों ही प्रोसेस में एंट्रोपी पाथ पर तो डिपेंड करेगी नहीं। तो हम ऐसा बोलेंगे कि जो एंट्रोपी चेंज होगा ना डेल्टा एस, ठीक है, ए से डी के लिए ये इक्वल होगा डेल्टा एस ए से बी प्लस डेल्टा एस बी से सी प्लस डेल्टा एस सी से डी। ठीक, तो यहां पर देखना डेल्टा एस ए से बी का कितना है, ए से बी का है 40 प्लस बी से सी का है कितना, -80 प्लस मुझे चाहिए सी से डी, लेकिन ये डी से सी दे रखा है, तो ये हो जाएगा इसका अपोजिट, ये डी से सी -20 है, तो सी से डी कितना हो जाएगा, +20 हो जाएगा, तो ये आएगा अपने पास, तो ये आ गया भैया अपने पास -20 एंट्रोपी यूनिट। ठीक है, तो भैया ये है एंट्रोपी से ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस जो है यहाँ से बन सकते हैं। इसके अलावा आपके जितने भी मॉड्यूल में या जो भी आप सीट सॉल्व कर रहे हो उसमें जो भी क्वेश्चन दे रखे हो उन पर आप खूब प्रैक्टिस करें, तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना एंट्रोपी की चीजें आपके उतनी ज्यादा क्लियर होगी। ठीक, चलो भाई, तो एंट्रोपी की बात तो हो गई, हमने सेकंड लॉ में एंट्रोपी हमने पढ़ ली। अब याद करो सेकंड लॉ जो है वो उसकी जरूरत क्यों पड़ी थी, तो सेकंड लॉ की जरूरत इसीलिए पड़ी थी क्योंकि हमें किसी भी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी के बारे में नहीं पता था, जबकि हम एंट्रोपी से जो है वो किसी भी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी के बारे में पता लगा सकते हैं कि भाई कोई भी प्रोसेस हो रहा है
तो जो है वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, है ना। तो डेल्टा एस टोटल से हम पता लगा सकते हैं, क्योंकि सेकंड लॉ ने बहुत ही वेल डिफाइन इस चीज को किया है कि डेल्टा एस टोटल अगर नेगेटिव होगा तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस। ये मैंने सेकंड लॉ के स्टेटमेंट जहां पर लिखाए थे आपको, वहां पर ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है ना इसी स्पॉन्टेनिटी से रिलेटेड, ये है भैया हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, इसको हम जी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से कि जी होता क्या है ना। तो यूं कहो कि हमें तो देखो मेडिकल के लेवल के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है, जितनी चीजें नीट में आती है केवल उतना ही हम डिस्कस यहां पर करने वाले हैं। तो गिब्स फ्री एनर्जी होती क्या है कि किसी भी सिस्टम की वो एनर्जी जो कि वर्क में कन्वर्ट हो सके, जो कि एक तरीके से आप बोलो कि नॉन पीवी वर्क में कन्वर्ट हो सके, है ना, जो कि यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो सके, उसको हम क्या बोलेंगे, जी बोलेंगे। पहले मैं इसको लिख देता हूं कि द एनर्जी ऑफ सिस्टम which can be converted into यूजफुल वर्क, या यू कहो कि नॉन पीवी वर्क, ठीक है। तो भैया किसी भी सिस्टम की वो एनर्जी जो कि यूजफुल वर्क या फिर नॉन पीवी वर्क में कन्वर्ट हो सके, उसको हम क्या बोलते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। जैसे आप समझो कि मैंने आपको एक दिन कहा था कि द टोटल हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, या टोटल हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज डेल्टा एच, कि किसी भी सिस्टम के पास टोटल जो एनर्जी होती है ना कांस्टेंट प्रेशर पर, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर जो प्रोसेस होते हैं, है ना, वो जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पर ही होते हैं। तो किसी भी सिस्टम के पास जो टोटल हीट कंटेंट होता है उसको हम एच बोलते हैं, एंथैल्पी बोलते हैं। और किसी भी सिस्टम की यूजलेस एनर्जी, कि भाई ऐसी एनर्जी जो कभी वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती, वो कौन सी है, वो एस है, एंट्रोपी है। तो ये तो यूजलेस एनर्जी, कहने का मतलब ये वो एनर्जी है जो वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती, ये है टोटल एनर्जी। तो अगर आपको ये बताना है कि कितनी मैक्सिमम एनर्जी हम वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो भैया उसके लिए जो हो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो एच में से आप एस को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो आपको ये मिल जाएगा कि भैया वास्तव में सिस्टम के पास कितनी एनर्जी है जो कि वर्क में कन्वर्ट की जा सकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एच में से एस को माइनस करना है। तो भाई देखो जरा इसी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो गिब्स फ्री एनर्जी आपको यह बताती है कि किसी भी सिस्टम के पास टोटल कितनी एनर्जी है जिसको यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, कि कितनी एनर्जी टोटल, मान लो 100 जूल एनर्जी है। अब 100 जूल एनर्जी में से कुछ एनर्जी ऐसी होगी जो कभी वर्क में कन्वर्ट हो ही नहीं सकती, जिससे आपको कभी वर्क मिल ही नहीं सकता, और कुछ एनर्जी ऐसी होगी जिसको हम वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जी की वैल्यू आपको वही बताएगी, ठीक। तो आप देखो जरा क्या है, इसके बारे में एक दो पॉइंट और ध्यान में रखने हैं। जी गिब्स फ्री एनर्जी इज स्टेट फंक्शन एंड, ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, ठीक है। तो ये जो है वो एक तरीके से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, और इसके अलावा जो है ये क्या है अपने पास, हम ये बोलेंगे कि स्टेट फंक्शन है, ठीक है। फिर इसके बाद देखना जरा कि मैथमेटिकली इसको कैसे डिफाइन करें, क्योंकि हमें तो सारी कैलकुलेशन इसी के अकॉर्डिंग करनी है। मैथमेटिकली इसको हम ये लिखते हैं, देखो टोटल गिब्स फ्री एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी है, एच, और एच में से आपको जो है वो एनर्जी माइनस करनी पड़ेगी जो कि यूजलेस है, जो कि वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती। तो भैया टी एस, इट इज नोन एज टेम्परेचर एंट्रोपी एनर्जी, ठीक है। तो आपको ये इसमें से माइनस करनी पड़ेगी। अब याद करो मैंने आपको कहा था कि हम कभी भी एंथैल्पी की एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि एंथैल्पी बराबर होता है E + PV, और क्योंकि इंटरनल एनर्जी की कभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ सकती, तो एंथैल्पी की भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ सकती। तो इसलिए जो है वो हम हमेशा चेंज इन एंथैल्पी की बात करते हैं। तो अगर मैं चेंज इन एंथैल्पी की बात करूंगा ना, तो यहां से जो है वो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी की बात करनी पड़ेगी, और चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी की बात करूंगा तो यहां पर इसमें भी टीएस में भी मुझे चेंज देखना पड़ेगा। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन बनता है कि dg = dh - dTs,
और इसी को अगर मैं डिफरेंशिएट करके जो है वो इसको ओपन करूंगा तो डी जी इज इक्वल टू ये आएगा डी एच माइनस एक तो आएगा टी डी एस, एक आ जाएगा माइनस एस डी टी। ठीक, अब भाई देखो जरा कि ज्यादातर प्रोसेस क्योंकि हम कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक, तो मुझे बताओ कि ये जो dt वाली टर्म है ये क्या हो जाएगी, जीरो। तो dg इज इक्वल टू ये आएगा dh माइनस टी डी एस। ठीक है, या फिर आप ये कहो कि डेल्टा जी इज इक्वल टू आएगा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये हमारे पास एक तरीके से गिब्स फ्री एनर्जी और डेल्टा एच डेल्टा एस का क्या आया है, रिलेशन आया है। ठीक, अब यही आपको ध्यान में रखना और बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, हम आगे भी इसको खूब पढ़ेंगे। अब देखो क्या होता यह है कि जो डेल्टा जी की वैल्यू है ना, इससे भी आपको प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी के बारे में पता चलता है। एक तो स्पॉन्टेनिटी के बारे में पता चलता है डेल्टा एस की वैल्यू से, जो टोटल एंट्रोपी चेंज होती है उससे हमें पता चलता है कि प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। दूसरा जो है वो आपको पता चलता है डेल्टा जी की वैल्यू से कि प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। तो यहां पर मैं एक पॉइंट लिखूंगा कि द वैल्यू of delta G gives an alternate criteria of spontaneity of process। कि भैया कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या कोई प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसका पता या तो आप डेल्टा एस टोटल से निकाल लो या फिर आप डेल्टा जी से भी जो ये बता सकते हो कि प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, जैसे भैया हम सिस्टम के लिए डेल्टा जी कैलकुलेट कर रहे हैं, कोई भी सिस्टम है उसके लिए हम डेल्टा जी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मैं इस रिलेशन को ऐसे लिखूंगा कि डेल्टा जी सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम, हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि होता यह है कि किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, है ना, मैंने एक चीज आपको बताई थी कि डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू ये हमारे पास इक्वल होता है माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम डिवाइड बाय टी सराउंडिंग, है ना। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि जब हमने जो है वो डेल्टा सराउंडिंग का कैलकुलेशन किया था ना, लास्ट क्लास में हमने ये काम किया था, तो वहां पर मैंने कहा था कि डेल्टा सराउंडिंग की जो वैल्यू होती है ना, वो हम बोल सकते हैं डेल्टा एच सिस्टम डिवाइड बाय टी सराउंडिंग के इक्वल हो सकती है। वैसे होनी चाहिए थी कितनी, क्यू सिस्टम या क्यू सराउंडिंग डिवाइड बाय टी सराउंडिंग, लेकिन सराउंडिंग के लिए जितनी हीट सिस्टम रिलीज करता है वास्तव में सराउंडिंग ने उतनी ही हीट एब्जॉर्ब करी होती है। तो सराउंडिंग के लिए क्यू रिवर्सिबल और सिस्टम के लिए क्यू रिवर्सिबल दोनों की वैल्यूज क्या होती है, सेम ही होती है, इसलिए हम ये रिलेशन लिख सकते हैं। यहां से मैं एक काम करूंगा, डेल्टा एच सिस्टम की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो ये आएगा माइनस टी सराउंडिंग या टी सराउंडिंग और डेल्टा एस सराउंडिंग। देखो जरा क्या यही रिलेशन आएगा क्या, अगर मैं डेल्टा एस सिस्टम निकालूं तो ये रिलेशन आ जाएगा यहां से। तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं कि डेल्टा एस सिस्टम इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस सराउंडिंग, हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देखो जरा कि इसी फॉर्मूले में अगर ये वैल्यू मैं रख दूं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आएगा, इसको तो मैं मिटा रहा हूं। मैंने कहा ना कि डेल्टा जी से आपको एक अल्टरनेट क्राइटेरिया मिलता है, किसका, स्पॉन्टेनिटी का, कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, तो वो डेल्टा जी से भी हम बता सकते हैं, डेल्टा एस से तो बता ही सकते हैं, डेल्टा जी से भी हम बता सकते हैं। तो यहां से हम ये बोलेंगे कि डेल्टा जी सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम की जगह मैं लिख सकता हूं टी डेल्टा एस सराउंडिंग माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम। और भैया देखो हमें पता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या होता है, यूनिवर्स। ठीक है, या फिर टोटल एंट्रोपी चेंज। तो मैं रिलेशन हमारे पास ये आया डेल्टा जी सिस्टम इज इक्वल टू माइनस तो कॉमन आया दोनों में, और इसको मैं बोल सकता हूं टी डेल्टा एस टोटल, ये लो जी, है ना। या इसको आप यू भी बोल सकते हो डेल्टा एस डेल्टा जी सिस्टम इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस यूनिवर्स। ठीक है, और भैया ये जो रिलेशन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछा भी गया है कि डेल्टा एस टोटल और डेल्टा एस यूनिवर्स में क्या रिलेशन आता है। तो डेल्टा जी सिस्टम इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब देखना
कि हम इसको सेकंड लॉ से जो है वो रिलेट करते हैं। सेकंड लॉ ये कहता है फ्रॉम स्लोट, वो ये कहता है कि डेल्टा एस टोटल की वैल्यू अगर जो है वो नेगेटिव होगी, ठीक है, डेल्टा एस टोटल की वैल्यू नेगेटिव होगी, है ना, नेगेटिव, तो मुझे बताओ प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। डेल्टा एस टोटल नेगेटिव होगा तो प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। और भैया मुझे बताओ यहां अगर डेल्टा एस टोटल नेगेटिव है तो डेल्टा जो है वो जी सिस्टम, ओके, ये जो है वो डेल्टा एस टोटल नेगेटिव नहीं, डेल्टा एस टोटल पहले सही लिखा था, पॉजिटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस होगा। डेल्टा एस टोटल अगर जीरो होगा, क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम बोलते हैं कि डेल्टा एस टोटल कितना होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है, और इरिवर्सिबल प्रोसेस सारे कैसे हैं, स्पॉन्टेनियस है। तो हम ये बोलेंगे कि डेल्टा एस टोटल अगर पॉजिटिव होगा तो इन दिस केस डेल्टा जी सिस्टम ये कैसा आएगा, ये नेगेटिव आएगा, और डेल्टा जी सिस्टम नेगेटिव आएगा तो यहां पर प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस, प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। तो भैया जी यहां पर तो प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखो जरा कि अगर उल्टा हो जाए डेल्टा एस टोटल, ठीक है, ये लेस देन जीरो, तो डेल्टा जी सिस्टम ये कैसा आएगा, ये ग्रेटर देन जीरो आएगा, और ऐसा होगा तो प्रोसेस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इस केस में प्रोसेस जो है वो कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है, यानी कि नॉन अकरिंग प्रोसेस होगा। इसको करवाने के लिए आपको एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स की जरूरत पड़ेगी। फिर इसके बाद देखो जरा, हमारे पास जो अगला पॉइंट है वो ये है कि मान लो अगर डेल्टा एस टोटल ये जीरो आ जाए, डेल्टा जी टोटल या डेल्टा जी सिस्टम ये भी कितना होगा, फिर ये भी जीरो होगा, और ये दोनों के दोनों जीरो हो गए। तो अब इस केस में हम क्या बोलेंगे कि प्रोसेस विल बी या सिस्टम एंड सराउंडिंग विल बी इन इक्विलिब्रियम, विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम में रहेंगे, ठीक है। तो भैया देखो जरा कि यहां से जो डेल्टा जी से हमें मिलता क्या है, एक तरीके से स्पॉन्टिनिटी का एक अल्टरनेट क्राइटेरिया मिलता है कि या तो आप स्पॉन्टिनिटी चेक कर लो डेल्टा एस टोटल से, या अगर आपके पास डेल्टा एस टोटल का डेटा नहीं है तो आप डेल्टा जी से भी जो है वो क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा काम है। अभी जो है वो एक आधा इस पर क्वेश्चन भी हम करेंगे, और बहुत ही जरूरी भी है भैया ये डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस का जो टॉपिक है ना, ये जो एक छोटी सी इक्वेशन है, ये तो आगे भी खूब काम में आएगी आपके। फिर देखो कि हम बात करते हैं जब इक्विलिब्रियम की बात आई ना, तो डेल्टा जी हमने कहा कितना, जीरो। तो बस इसी की बात हमें करनी है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम। देखिएगा टॉपिक इज फ्री एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम। भैया कोई रिएक्शन है, मैं यहां पर एक डायरेक्टली रिएक्शन ही लिखूंगा, इक्वेशन ही लिखूंगा, मैं आपको डेरिवेशन नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको कोई पीएचडी नहीं करनी है, आपको डायरेक्टली जो वो यही रिलेशन ध्यान में रखना है। एक कोई रिएक्शन है, मान लो N1A गैस इज कन्वर्टिंग इनटू N2B गैस, ये हमने पहले भी बात करी है, केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में भी जो है वो हमने इस इक्वेशन की बात करी है। तो एक रिलेशन आता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln QP, ये एक रिलेशन आता है। कैसे आया, कहां से आया, हमें कोई मतलब नहीं है, बस डायरेक्टली आपको ध्यान में रखना है। कौन सी चीज क्या है, तो डेल्टा जी ये तो हमारे पास है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है, कि भाई गिब्स फ्री एनर्जी में कितना चेंज हुआ, ये तो है डेल्टा जी, ठीक। फिर दूसरा है डेल्टा जी नॉट, ये हमारे पास है भैया चेंज इन या स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। डेल्टा जी नॉट का मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड चेंज। अब स्टैंडर्ड चेंज क्या होता है, तो भैया जी अगर हम वैल्यू
डेल्टा जी की, है ना, मैं यहां पर लिख देता हूं कि इफ डेल्टा जी या फिर इफ गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, इफ गिव्स फ्री एनर्जी चेंज is calculated in standard condition, तो अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशन में जी की वैल्यू, डेल्टा जी की वैल्यू कैलकुलेट करते हो ना, तो जो वैल्यू आपको मिलती है उसको हम बोलते हैं क्या, डेल्टा जी नॉट। बाकी देखो कि आर तो गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर, क्यूपी दिस इज रिएक्शन क्वोशेंट एंड वैल्यू ऑफ क्यूपी इज पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर कितनी, N2, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर कितनी, N3 एंड डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर कितनी, N1। ठीक है, ये हमारे पास क्यूपी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे हम केपी का एक्सप्रेशन लिखते हैं, क्यूपी का एक्सप्रेशन भी आपको ठीक वैसे ही लिखना है। ठीक, अब देखना, ये तो आया अपने पास गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, है ना, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। भैया इक्विलिब्रियम पर देखना जरा क्या होगा कि जब रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आएगा ना, तो इक्विलिब्रियम पर हम ये बोलेंगे कि जो डेल्टा जी है इसकी वैल्यू तो क्या होगी, जीरो होगी, और जो क्यूपी है ना इसकी वैल्यू इक्वल आ जाएगी किसके, केपी के इक्वल आ जाएगी। डेल्टा जी की वैल्यू जीरो और क्यूपी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, केपी के इक्वल आ गई, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर क्यूपी और केपी क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, और डेल्टा जी नॉट, ठीक है, वो जीरो नहीं होगा, ध्यान रखना, डेल्टा जी नॉट, ठीक है, मे बी जीरो एट इक्विलिब्रियम बट जनरली डेल्टा जी नॉट इक्वल टू जीरो एट इक्विलिब्रियम। ठीक है भैया, मैंने ये कहा है कि जो डेल्टा जी नॉट है ना, इसकी वैल्यू में भी जीरो हो सकता है, जीरो हो, कब जीरो होगा ये भी मैं लिख देता हूं। ठीक है, व्हेन इक्विलिब्रियम is established in standard condition, ठीक है, then delta G नॉट will be जीरो। देखो कैसे कि अगर इक्विलिब्रियम स्टैंडर्ड कंडीशन में आपने जो एस्टैब्लिश किया है तो डेल्टा जी नॉट जीरो हो जाएगा। हाँ, स्टैंडर्ड कंडीशन, जैसे यहां पर जो स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब जो कंसंट्रेशन है ये आपको लेनी है 1 मोल पर लीटर। ठीक, जो प्रेशर है ये आपको लेना है 1 एटीएम या 1 बार। टेम्परेचर जो है ये 298 केल्विन यूजुअली, है ना, बाकी एनी गिवन टेम्परेचर हो सकता है, कोई भी टेम्परेचर हो सकता है, जनरली हम जो है वो कितना लेते हैं, 298 केल्विन। अगर इन कंडीशन में कहीं इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो रहा है तो आप ध्यान से देखो जरा कि केपी का एक्सप्रेशन भी सेम ही होगा, और अगर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर सबका एक एक है तो केपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, और अगर केपी की वैल्यू 1 आ जाएगी तो भैया इस केस में हम बोलेंगे कि डेल्टा जी नॉट कितना हो जाएगा, जीरो। तो जनरली जो है डेल्टा जी नॉट की वैल्यू जीरो नहीं होती है ना, और बाकी जो है वो डेल्टा जी की वैल्यू तो जीरो होती है इक्विलिब्रियम पर। डेल्टा जी नॉट जनरली जीरो नहीं होता है, कुछ एक कंडीशन में जीरो हो सकता है, कब, कि अगर इक्विलिब्रियम स्टैंडर्ड स्टेट में जो है वो अगर एस्टैब्लिश्ड हो तो जो है वो डेल्टा जी नॉट भी जीरो हो जाएगा। और भैया अगर इसी एक्सप्रेशन में अगर डेल्टा जी को मैं जीरो कर दूं तो इक्विलिब्रियम ये निकल के आएगा एक्सप्रेशन डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस RT ln, और ये आ जाएगा केपी। दिस इज द फाइनल कंक्लूजन विच यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, तो आपको जो है यही ध्यान में रखना है, रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट और केपी के बीच में। ठीक है, छोटा सा रिलेशन है ना। तो ये है भैया अपने पास गिव्स फ्री एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम। फिर एक और पॉइंट हम यहां पर पढ़ लेते हैं, वो भी जो इसी के बारे में है। देखो जरा, अच्छा एक चीज और, यहां पर जो है ना डेल्टा जी नॉट की जब बात आई गई है तो मैं छोटा सा एक पॉइंट और बताऊंगा डेल्टा जी नॉट आगे बढ़ने से पहले। देखो किसी भी रिएक्शन के लिए अगर आपको डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है, ये इसी के नीचे आपको कंटिन्यू करना है कि फॉर एनी रिएक्शन, ठीक है, कोई रिएक्शन है मान लो N1A इज कन्वर्टिंग इनटू N2B प्लस N3C। ठीक है, अगर आपको इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नॉट
रिएक्शन के लिए कैलकुलेट करना है तो इसका तरीका होता है टोटल गिव्स एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो टोटल गिव्स एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये हमारे पास जो वो एक तरीके से किसी भी रिएक्शन के लिए डेल्टा जी निकालने का तरीका रहेगा। ठीक है, कई बार जो है वो ये काम में लेते हैं, और जैसे इस रिएक्शन के लिए आपको अगर डेल्टा जी नॉट रिएक्शन अगर ये चीज़ कैलकुलेट करनी है तो इसके लिए मैं ये लिखूंगा कि जो है वो यहाँ पर तो क्या आएगा जी नॉट ऑफ बी, लेकिन ये तो 1 मोल के लिए, तो N2 मोल के लिए N2 प्लस N3 जी नॉट ऑफ सी माइनस यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा N1 और ये जी नॉट ऑफ ए। ठीक है, तो ये हमारे पास एक तरीके से जी नॉट की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अगर जी नॉट की वैल्यूज गिवन है ना तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पर जो है वो क्वेश्चन भी जो है वो एक आधी बार पूछा गया मेरे ख्याल से, कब आया एग्जैक्टली ये तो पता नहीं है, अभी जो है वो एक आधा क्वेश्चन इस पर हम कर लेंगे, देखिएगा। फिर नेक्स्ट इज स्पॉन्टेनिटी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, देखो जरा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी जो है वो हम कैसे चेक करें, वो डेल्टा जी पर ही डिपेंड करती है कि स्पॉन्टेनिटी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। तो समझना जरा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसकी स्पॉन्टेनिटी बेसिकली डेल्टा एस डेल्टा एच इनके साइन पर निर्भर करती है। जैसे यहाँ पर एक चार्ट से हम इसको समझ लेते हैं, यहाँ पर तो है डेल्टा एच, ठीक है, यहाँ है डेल्टा एस और यहाँ है डेल्टा जी। ठीक है, हमें यह पता है रिलेशन ये होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये रिलेशन होता है हमारे पास। अब कोई केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, ये इन पर ही डिपेंड करेगा, डेल्टा एच डेल्टा एस डेल्टा जी इसी पर डिपेंड करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा कि कोई रिएक्शन है उसके लिए मैं कहता हूं कि मान लो डेल्टा एच की वैल्यू जो है ना ये नेगेटिव है, यानी रिएक्शन कैसी होगी एक्सोथर्मिक, और उसके लिए डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो भैया ये नेगेटिव रखूंगा तो यहां माइनस आ जाएगा, और ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव ही रहेगा। तो आप देखो इस केस में डेल्टा जी हमेशा कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ऑलवेज ऑलवेज नेगेटिव, है ना। तो यानी इस केस में रिएक्शन जो है ना वो हमेशा स्पॉन्टेनियस होगी। तो मैं लिखूंगा रिएक्शन विल बी spontaneous at every temperature। कि आप टेम्परेचर भले ही कुछ भी कर दो, रिएक्शन जो है वो हर टेम्परेचर पर कैसी रहेगी, स्पॉन्टेनियस रहेगी। फिर देखो कि अगर मान लो रिएक्शन के लिए डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस भी नेगेटिव है, ठीक है, कि अब दोनों की दोनों वैल्यूज नेगेटिव आ गई, मान लो ये नेगेटिव रखूंगा, यहां नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो हमारे पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा। और भैया ये एक्सप्रेशन जो है ना आप यूं कहो कि अब डेल्टा जी की वैल्यू डिपेंड करेगी टेम्परेचर पर, कि अगर टेम्परेचर कम है तो नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होगी, और नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होगी तो डेल्टा जी नेगेटिव आएगा और प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। और मान लो अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, और पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाएगा और प्रोसेस कैसा हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो यानी यहां पर मैं ये बोलूंगा कि अगर जो है वो एट लो टेम्परेचर, है ना, एट लो टेम्परेचर अगर कम है, ठीक, तो यहां पर डेल्टा जी तो आएगा कैसा, नेगेटिव, और रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, ठीक। और अगर टेम्परेचर ज्यादा है, एट हाई टेम्परेचर डेल्टा जी ये वैल्यू आ जाएगी कैसी, पॉजिटिव, और डेल्टा जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गई तो मैं बोलूंगा कि रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो भैया देखो कई बार यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन के रिएक्शन विल बी ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, in which of the following condition reaction will be spontaneous at high temperature,
रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। इस तरह की कंडीशन आपको बना के डेल्टा एच पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन आपसे पूछ लेगा। जैसे एक और लेते हैं, मान लो कि ये वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, डेल्टा एच तो कैसा है, पॉजिटिव, यानी रिएक्शन एंडोथर्मिक है, और डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव है। अब रखो यहां पर वैल्यू, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव हो जाएगा तो डेल्टा जी हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव और ऑलवेज, यानी कि रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस एट एवरी टेम्परेचर। ठीक है, कि हर एक टेम्परेचर पर रिएक्शन कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस ही होगी। ठीक है, फिर भैया देखो एक और लास्ट कंडीशन यहां पर बनती है कि वो मैं यहां पर लिख देता हूं, आपको तो उसी के नीचे नोट करना है कि डेल्टा एच, यहां डेल्टा एस और यहां डेल्टा जी। क्या डेल्टा एच मान लो पॉजिटिव हो, डेल्टा एस भी पॉजिटिव हो। ठीक, देखो जरा, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव रखा, ये भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव ही रहेगा, यानी सेम ऐसा ही एक्सप्रेशन रहेगा। अब यहां पर भी टेम्परेचर का बहुत बड़ा मेजर रोल हो जाता है कि टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो ये नेगेटिव वाली वैल्यू क्या हो गई, ज्यादा हो गई। और भाई मेरे के नेगेटिव वैल्यू अगर ज्यादा हो गई तो डेल्टा जी कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। तो यहां पर मैं बोलूंगा कि नेगेटिव है ना एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन होगी स्पॉन्टेनियस। ठीक, और डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा एट लो टेम्परेचर, यानी रिएक्शन जो है वो कैसी हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो कोई भी रिएक्शन के लिए अगर आपको स्पॉन्टेनिटी चेक करनी हो तो आप जो स्पॉन्टेनिटी चेक ऐसे ही करोगे, कैसे, डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस, इनकी वैल्यू चेक करनी है, टेम्परेचर कम दे रखा है, ज्यादा दे रखा है, ये सारी चीजें चेक करनी है। इनसे हमें पता चलेगा कि रिएक्शन जो है कब स्पॉन्टेनियस होगी और कब रिएक्शन जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, अब देखना कि चैप्टर में जितनी भी बातें थी वो हमने कर लिया, बस इस पर जो है वो एक दो बातें हमें करनी है, एक दो क्वेश्चंस करने हैं कि क्वेश्चन अगर पूछेगा तो डेल्टा जी से किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, एक दो क्वेश्चन लेते हैं तो ये चीजें समझ में आएगी। देखो जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक रिएक्शन आपको दी है NO प्लस O2 इज कन्वर्टिंग इनटू 2NO2। ठीक है, और इस रिएक्शन के लिए आपको डेल्टा एच की वैल्यू गिवन है, डेल्टा एच रिएक्शन, ठीक है, या डेल्टा एच नॉट रिएक्शन, ये मान लो गिवन है आपको माइनस का 40 किलो जूल। ठीक, फिर आपको ये पूछा है कि इफ रिएक्शन इज अकरिंग एट 300 केल्विन, ठीक है, एंड, और आपको कुछ डेटा गिवन है, डेटा इज दिस Sm for NO, Sm for O2 एंड Sm for NO2। ठीक है, ये वैल्यू आपको दी है मान लो 100 जूल पर केल्विन, ये 80 जूल पर केल्विन और ये 150 जूल पर केल्विन। ठीक है, देन प्रिडिक्ट दैट रिएक्शन will be spontaneous और नॉन स्पॉन्टेनियस। तो आपको यह बताना है कि रिएक्शन जो है ये एक तरीके से स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, क्योंकि हम एक केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो मैं ये बोलूंगा देखो कि इसके लिए आपको डेल्टा जी चाहिए, तो डेल्टा जी रिएक्शन जो है वो चाहिए, तो डेल्टा जी रिएक्शन इज इक्वल टू मैं बोलूंगा डेल्टा एच रिएक्शन माइनस टी डेल्टा एस रिएक्शन। रिएक्शन के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डेल्टा एस की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये सारी वैल्यूज आपको स्टैंडर्ड स्टेट में गिवन है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम जो भी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो स्टैंडर्ड स्टेट में आ जाएगी, डेल्टा जी नोट आ जाएगा, हम डेल्टा जी नोट से बता देंगे, कोई समस्या नहीं। तो आप देखना जरा कि हमें पहले तो डेल्टा एस नोट की वैल्यू चाहिए, तो डेल्टा एस नोट रिएक्शन इज इक्वल टू, देखो इसके लिए क्या एक्सप्रेशन लिखूंगा, मैं लिखूंगा ट्वाइस इंटू एस नोट ऑफ NO2
माइनस यहां पर क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ एस नॉट ऑफ एनओ, ठीक है, प्लस यहां पर क्या आएगा, एस नॉट ऑफ O2। अब ये वैल्यू जो है वो आपको गिवन है, जो भी वैल्यू आपको गिवन है वो रखो, है ना। वैसे हालांकि O2 के लिए जो एस नोट, अच्छा एस नोट तो 0 नहीं होता, चलो ठीक है, जैसा भी है गिवन है रखते हैं। तो 2 एस नॉट ऑफ NO2, NO2 के लिए तो कितना दे रखा है आपको, 150 दे रखा है, तो ये आया 150 माइनस 2 इंटू एस नॉट ऑफ NO के लिए दे रखा है कितना, 100, ठीक है, और इसके लिए आपको दे रखा है कितना, 80। तो वैल्यू रखते हैं, ये तो आया कितना, 300 माइनस ये आया 280, 200 प्लस 80, तो वैल्यू आएगी कितनी एस नॉट की, कितनी, 20 जूल पर केल्विन, ठीक है। ये तो 20 जूल पर केल्विन वैल्यू आई है। अब हम वैल्यूज रखते हैं डेल्टा जी नॉट के एक्सप्रेशन में, तो डेल्टा जी नॉट रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट, तो कितना, माइनस का 40 किलो जूल में है, ध्यान रखना, प्लस टी टेम्परेचर है 300, डेल्टा एस की वैल्यू कितनी है, 20 डिवाइड बाय क्या कर दूं, 1000, क्योंकि ये तो किलो जूल में है तो इसको भी किलो में बदलना पड़ेगा, तो टी डेल्टा एस ये कैंसिल हो गया, वैल्यू आई 6, तो ओवरऑल जो है माइनस का 34 ये आया किलो जूल में। और क्योंकि हमें ये पता है डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन ये कैसा नेगेटिव, तो मैं बोलूंगा रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस इन गिवन कंडीशंस, ठीक है। तो रिएक्शन जो है, जो भी गिवन कंडीशन है इनमें क्या होगी, एक तरीके से स्पॉन्टेनियस होगी, ठीक है। तो भैया ये है, इस तरह का क्वेश्चन एक तो आ सकता है ना। और क्वेश्चन क्या देगा, देखो जरा एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो भैया देखो इसी कंसेप्ट पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, और ये जो क्वेश्चन है ना, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, जो स्पॉन्टेनिटी से रिलेटेड है। कि आपको ये बोल रखा है कि फॉर ए रिएक्शन इफ डेल्टा एच इज 35.5 किलोजूल पर मोल एंड डेल्टा एस इज 83.6 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है, देन in which of the following condition reaction will be spontaneous, ठीक है, और assume that delta S and delta H does not change with temperature, ठीक है। और अगर मान लो ये लाइन नहीं भी लिखता तो भी हम यही मान के चलते हैं कि डेल्टा एच और डेल्टा एस जो है ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। ऑप्शन ऐसे हैं कि टेम्परेचर ग्रेटर देन 425 केल्विन, दूसरा टेम्परेचर लेस देन 425 केल्विन, तीसरा एट ऑल टेम्परेचर्स, और चौथा आपको दे दिया टेम्परेचर ग्रेटर देन 298 केल्विन। जैसे 4 ऑप्शन दे दिए, है ना, और आपको पूछा है कि किस टेम्परेचर पर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। अब एक चीज ध्यान में रखना, आपको जो है ना स्पॉन्टेनिटी के लिए हमें यह पता है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, और स्पॉन्टेनिटी के लिए फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो डेल्टा जी है ना, डेल्टा जी ये होना चाहिए नेगेटिव, यानी डेल्टा जी की वैल्यू शुड बी लेस देन 0, ऐसा होना चाहिए। तो आपको ये काम नहीं करना है कि सर यहां पर जो है रख के देख लेते हैं टेम्परेचर की 425 आया नहीं आया, कि अगर डेल्टा जी नेगेटिव आ जाएगा तब तो स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव आ जाएगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस। भैया आपको तो यहां पर टेम्परेचर एक्चुअल में पता करना है कि कितना होगा, किस टेम्परेचर से ज्यादा या किस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस होगी। तो इसके लिए जो है वो एक काम करते हैं, हम जो है वो डेल्टा जी कैसा होगा, नेगेटिव होगा, और डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो मैं ऐसा बोलूंगा ये वैल्यू जो है क्या होनी चाहिए, लेस देन 0, है ना। तो इसको इधर ले जाओ, तो डेल्टा एच शुड बी लेस देन टी डेल्टा एस, तो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस शुड बी लेस देन टी, ठीक, ऐसा ही होगा। डेल्टा एच की वैल्यू रखो, तो ये हमारे पास है 35.5 किलो का मतलब 1000, और डेल्टा एस की वैल्यू रखते हैं तो 83.6
और ये जूल में ही है तो लेस देन टी। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 425 केल्विन, और टेम्परेचर जो है वो अगर 425 केल्विन से क्या होगा, ज्यादा होगा, टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 425 केल्विन, अगर ऐसा होगा तो रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। तो ऑप्शन जाएगा इसमें कौन सा, फर्स्ट। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन यहां से स्पॉन्टेनिटी से पूछा जा सकता है। फिर भैया देखो जरा कि वैसे तो हम ये चीज थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन डेल्टा जी नॉट से भी रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा जा सकता है। जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं डेल्टा जी नॉट से रिलेटेड। देखो कि आपको जो है वो एक क्वेश्चन दे दिया है ना, रिएक्शन है 2NO2 गैस इज कन्वर्टिंग इनटू N2O4 गैस। ठीक है, और इसके लिए आपको गिवन है भैया जी के इक्विलिब्रियम। के इक्विलिब्रियम की वैल्यू दे दी जैसे 10⁻²। ये आपको के इक्विलिब्रियम की वैल्यू इसके लिए दे रखी है, और आपको बोल रहा है कि इफ टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन is 300 Kelvin, then calculate the standard Gibbs free energy of NO2 if, ठीक है, ये आपको दे रखा है G0 ऑफ N2O4 के N2O4 के लिए आपको G0 की वैल्यू दी है -120 जूल, ठीक है, पर मोल, ठीक है, पर मोल। और आपको पूछा है कि भैया स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी NO2 के लिए क्या होगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इसके लिए एक्सप्रेशन लिखते हैं डेल्टा G0 और इक्विलिब्रियम का। तो क्या होता है, डेल्टा G0 इज इक्वल टू -2.303 RT, और ये आया लॉग के इक्विलिब्रियम। ठीक, हम वैल्यूज रखते हैं, तो -2.303 R की वैल्यू जूल में 25/3, टेम्परेचर 300, और लॉग के इक्विलिब्रियम कितना है 10⁻²। तो ये जो है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, -2, पावर सामने लॉग 10 हो गया 1, ये तो कैंसिल हुआ 100 टाइम्स, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 2.3 इंटू 2 इंटू 2500। ठीक है, तो ये आ गया कितना अपने पास, उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आया 4.6 इंटू 2500 है ना जूल। तो डेल्टा G0 की वैल्यू आ गई हमारे पास, है ना। अब इसको हम एग्जैक्टली सॉल्व कर देंगे। तो दूसरा है कि हमें यह पता है कि जो डेल्टा G0 है ना, ये होता है टोटल गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो इसके लिए मैं ऐसा बोल सकता हूं कि G0 ऑफ N2O4 माइनस G0 ऑफ, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, G0 ऑफ N2O4 माइनस ट्वाइस ऑफ G0 ऑफ NO2। देख लो जरा, ऐसा ही होगा। जो भी क्वेश्चन में डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज रख देते हैं। तो डेल्टा G0 पहले एग्जैक्टली हम निकाल लेते हैं। ये कितना आएगा अपने पास, ये आएगा 460 इंटू 25, है ना। तो ये आया कितना, 25 पंजे 25 150, 0 15 25 चौक 100 115, और ये हमारे पास इतना आ जाएगा अप्रॉक्स 11,500 के आसपास, है ना जूल में। तो डेल्टा G0 की वैल्यू 11,500 प्लस में है, इज इक्वल टू, इसके लिए वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, -120, और ये आएगा 2 इंटू G0 ऑफ NO2। ठीक है, इसको इधर ले आओ, सॉल्व कर लो इसको। तो -2 G0 ऑफ NO2, तो ये इसमें कितना आ जाएगा 11,620। ठीक है, तो G0 ऑफ NO2 ये हमारे पास आ गया -11,620 डिवाइड बाय 2 जूल। ये लो जी, ये क्या है, आंसर है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है G0 और के इक्विलिब्रियम से। ठीक है, अब वैसे तो चैप्टर कंप्लीट है, और एक पॉइंट हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब हमने इतनी मेहनत करी है, यहाँ तक आए हैं, तो एक केवल डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। और डेफिनेशन है भैया थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। देखो जरा, क्या एक थर्ड लॉ होता है, एक जीरो लॉ होता है, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना।
ये दोनों चीजें हम केवल डेफिनेशन हमें पढ़नी है, बाकी जो इतना कुछ इस पर नहीं पूछा जाता। और वैसे भी जो अभी जो लेटेस्ट नीट का सिलेबस आया उसमें से थर्ड लॉ जो वैसे भी हटा दिया है। हालांकि थर्ड लॉ से पहले भी कभी क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन डेफिनेशन फिर भी जो है वो हम लिख लेते हैं। तो टॉपिक इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ट्लोट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं। देखो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, एक लाइन कि भैया परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए जो एंट्रोपी चेंज होता है या जो एंट्रोपी होती है एट 0 केल्विन विल बी 0, बस, ठीक है, कि कोई भी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना, उसकी एंट्रोपी 0 केल्विन पर, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर कितनी होगी, 0 होगी। बस यही थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कि द एंट्रोपी ऑफ perfectly crystalline solid will be 0 at absolute 0 temperature, ठीक है, यानी कि 0 केल्विन, बस खत्म बात, है ना। और इसी से हम क्या करते थे, अलग अलग तरीके के सॉलिड या अलग अलग प्रोसेस में डेल्टा एस कैलकुलेट करते थे, लेकिन अब ये चीज जो है वो हमें नहीं पढ़नी है। केवल इतना ध्यान में रखना है कि परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए एंट्रोपी कितनी होती है, 0 होती है, 0 केल्विन पर। ये तो हो गया थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड लॉ के बाद में जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ज़्लोट, ठीक है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब ये क्या होता है, तो ये कहता है कि भैया मान लो इफ ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम with C and B is in also thermal equilibrium with C, then A and B will be also in thermal equilibrium with each other, ठीक है, कि भाई यही अपने पास क्या है, एक तरीके से जीरो लॉ है। इसको समझो कि जैसे मान लो तीन अपने पास बॉडीज है, ए बी और सी। ए और बी को आपने अलग कर रखा है, मान लो बीच में जो कोई भी एडियाबेटिक वॉल है, ठीक है, बाउंड्री है एक, तो ए और बी अलग है, कोई आपस में लेना देना नहीं है। लेकिन ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, दोनों का टेम्परेचर सेम है। इधर बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इन दोनों का टेम्परेचर भी सेम है। तो जीरो लॉ कहता है कि इन दोनों का टेम्परेचर भी क्या होगा, सेम ही होगा। ये है जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये तो वही बात हो गई, ए और सी बराबर है, बी और सी बराबर है, ए और बी भी बराबर है ना। तो ये जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है। और ये है भैया अपने पास कंप्लीट थर्मोडायनेमिक्स। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ढंग से हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी है। इतनी ज़्यादा डिटेल में मैं कह सकता हूं कि आपने जो आपको और कहीं इतनी ज़्यादा डिटेल में थर्मोडायनेमिक्स नहीं मिलेगी। और भाई एक एक लेक्चर जो है थर्मोडायनेमिक्स का मैंने बहुत ही मन से आपको पढ़ाया है, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और खूब मेहनत करें, अब पढ़ें, एनसीईआरटी जो है वो बिल्कुल पढ़नी पढ़नी है। अगली क्लास से हम थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, है ना। और थर्मोकेमिस्ट्री वैसे तो थर्मोडायनेमिक्स का ही पार्ट है, लेकिन हम अलग से उसको रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि जो है वो एक अलग ही उसमें कुछ एक चीज़ें होती है थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड, वो काम में आती है। बाकी पूरा जो है वो अलग पोर्शन है। और वास्तव में थर्मोकेमिस्ट्री जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है उसका एप्लीकेशन होती है, ठीक है ना। तो भैया यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखें, खूब पढ़े, खूब बढ़े। और भाई वीडियो को शेयर करें, क्योंकि भाई आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं। और मेरा जो विज़न है वो एक ही है कि हमें जो है वो जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचना है, क्योंकि केमिस्ट्री की वजह से एक भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए, है ना। ये कोई भी बच्चा जो अपनी क्लास में हो, जो यहाँ पर जो इस प्लेटफॉर्म को देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, क्लासेस अटेंड कर रहा है, मैं ये नहीं सुनना चाहता कि सर केमिस्ट्री में 4 क्वेश्चन गलत हो गए, उसकी वजह से रह गए, 2 क्वेश्चन और सही हो जाते तो सिलेक्शन हो जाता, बाउंड्री लाइन पर रह गए ना। केमिस्ट्री की वजह से किसी का सिलेक्शन नहीं रुकना, किसी भी बच्चे का नहीं रुकना चाहिए। जिसको भी कहीं पर केमिस्ट्री में दिक्कत आ रही है, आप प्लीज ये वीडियो उसको रिकमेंड करें, ये चैनल उसको रिकमेंड करें, ठीक है। तो यहां से मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।